हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हमें स्टडी करना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स क्या है। ये हमारा न्यू चैप्टर रहेगा कि फ्लूइड्स के बारे में जो स्टडीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जिसके बारे में हमें स्टडी करना है फ्लूइड्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लूइड्स का जो स्टडी है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फ्लूइड्स जिसका फ्लो हम स्टडी करते हैं। सो सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। जो भी फ्लो हो सकता है उसे फ्लूइड बोलेंगे। सो जनरली लिक्विड एंड गैसेस दे आर कैटेगराइज्ड अंडर फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स की स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि अगर हम डेली लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में देखें तो ऑटोमोबाइल इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो फ्लूइड उसके अंदर यूज़ में आता है। तो जो पेट्रोल उसके अंदर मूव होता है, फिर डीजल जो मूव होता है, उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का स्टडी बहुत ज़रूरी है। दूसरी अगर हम बात करें तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे, या फिर अगर हम बात करें स्टीम पावर प्लांट की, सो इन सभी में देयर इज़ अ फ्लूइड जो फ्लो होता है। तो उसके बारे में स्टडी करना वहाँ पर ज़रूरत है। और एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इसके अंदर कूलेंट का फ्लो होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे, प्रेशर कंडीशंस में लिक्विड का फ्लो किस तरीके से होता है। सो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये चैप्टर क्लियरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज प्रेशर मेजरमेंट, सेकेंड पार्ट इज सरफेस टेंशन, एंड थर्ड पार्ट इज विस्कोसिटी एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो इसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम जो स्टडी करेंगे वो प्रेशर मेजरमेंट्स का रहेगा। सो पे अटेंशन। अब आपको सामने जो दिख रहा है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो एक एग्जांपल हमने लिया है वहाँ पर कि एक जार में से हम पानी जो है वो, फिर लिक्विड जो है वो हम लोग ग्लास में डाल रहे हैं। इसके दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है अब आगे जाके। तो एक एग्जांपल के तौर पे उसे लिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ फ्लूइड। तो जैसे कि मैंने बताया था, एनीथिंग दैट कैन फ्लो विल बी कॉल्ड एज फ्लूइड। सो जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैशियस स्टेट जो होती है, दे आर कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। क्या फ़र्क होता है सॉलिड और फ्लूइड में? सो सॉलिड को अपना एक डेफिनेट शेप होता है, फ्लूइड्स को या फिर लिक्विड गैसेस को अपना डेफिनेट शेप नहीं होता। सॉलिड्स के ऊपर जब आप प्रेशर लगाते हो या फिर फोर्स लगाते हो तो वो इन रिटर्न एक रिएक्शन देता है। जैसे कि अगर आपके पास अगर सामने कोई भी सॉलिड है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो आपके हाथों पर एक रिएक्शन आएगा। लिक्विड या गैसेस के टाइम पे ऐसे रिएक्शंस नहीं बनते। उसका रीज़न है बिकॉज लिक्विड या गैसेस जो होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं, वो जनरली फ्लो करते हैं, तो वो ऐसा कोई रिएक्शन यहाँ पर देते नहीं है। तो जनरली आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। सो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड। वेरी फर्स्ट, तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पर, इट इज कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। मतलब आप अगर ट्राई करो उसे कंप्रेस करने की तो वो कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस नहीं होगा इसका मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसका मतलब उसका डेंसिटी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। Second property, its flow is irrotational. That is, its flow is smooth. There are no turbulences in the flow. आइडियल फ्लूइड की बात चल रही है, जनरल फ्लूइड की नहीं। आइडियल फ्लूइड में अगर आप कोई भी फ्लो अगर आप उसका देखते हो तो हमेशा स्टेडी या फिर वो स्मूथ ही रहेगा, उसके अंदर कोई टर्बुलेंस नहीं होगा, मतलब वो फ्लो स्ट्रेट लाइन ही जनरली रहेगा। तीसरा, इट्स नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो। अब व्हाट इज़ विस्कोसिटी वगैरह, इसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं, आपके हाथ में अगर सपोज पानी है, पानी को अगर आप हाथ लगाते हो तो आपको दिखेगा कि पानी में चिपचिपाहट कंपेरेटिवली कम है। बट अगर वही आप ऑयल लेते हो या फिर अगर आप हनी लेते हो हाथ में तो आपको पता चलेगा कि वो चिपचिपाहट है उसके अंदर, ठीक है। सो व्हाट इज़ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द लिक्विड लेयर। एक लेयर दूसरे लेयर पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से लिक्विड कुछ समय के बाद मोशन बंद कर देता है और रुक जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी टेबल पे अगर आपने हनी अगर डाला, ऐसे ही अगर फेंक दिया, तो कुछ समय के बाद वो हनी एक सर्टन टाइम के बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही किसी ने तो उसे फ्रिक्शन दिया, अंदर किसी लेयर ने उसे फ्रिक्शन दिया है, जिसकी वजह से लेयर बाय लेयर उसका जो स्पीड होता है वो कम होते जाता है और एक एंड के बाद वो रुक ही जाता है। सो दैट विस्कोसिटी जो होती है वो आइडियल फ्लूइड में नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज नॉन विस्कस। जो फोर्थ पॉइंट है, इट्स फ्लो इज स्टेडी, मतलब इसकी वेलोसिटी जो होती है वो हर एक टाइम पे कांस्टेंट होती है, स्टेडी होती है। इसका मतलब है वो फ्लो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो क्या बोलते हैं कि रुक रहा है या फिर फास्ट हो गया फिर स्लो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा। दैट इज इट्स फ्लो इज स्टेडी, ये उसका मतलब होता है। सो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड अभी फिलहाल के लिए देखा हुआ है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रेशर्स के बारे में क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पे अटेंशन। होता क्या है
कि जब सॉलिड्स पे आप शेयर स्ट्रेस लगाते हो, शेयर स्ट्रेस हमने लास्ट ईयर स्टडी किया था कि अगर आप लैटरल फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो सॉलिड्स जो होते हैं वो उसे अपोज करने की ताकत रखते हैं, बट नॉर्मली फ्लूइड्स जो होते हैं वो शेयर स्ट्रेस को या फिर शेयर फोर्स को अपोज नहीं करते, इसलिए उनका शेयर मॉड्यूलस जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये शेयर मॉड्यूलस ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज जीरो। तो जनरली फ्लूइड्स का जो शेयर मॉड्यूलस होता है जीरो होता है, बिकॉज आप शेयर फोर्स लगा वो चले जाएंगे आगे, वो कोई अपोज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जनरली अगर हम बात करें तो फोर्सेज जो होते हैं वो कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों नेचर के होते हैं। अगर आप किसी बॉडी पे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बॉडी जो है वो फिलहाल अंडर कंप्रेशन है, चारों साइड से उस बॉडी पे फोर्स आ रहा है। वही अगर हम दूसरा बॉडी देखें यहाँ पर, सो इट इज अंडर टेंसाइल फोर्स, बिकॉज उसको सभी साइड से खींचा जा रहा है, सो दैट इज अ टेंसाइल फोर्स। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि ये कोई एक लिक्विड, एक सरफेस है, जैसे कि आपको फिलहाल के लिए सरफेस यहाँ पर नजर आ रहा है, ये एक सरफेस है। सपोज लिक्विड ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, वैसे तो लिक्विड हर जगह से फोर्स लगाएगा, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है हम एक ही फोर्स कंसीडर करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास पे। तो सपोज वो टोटल फोर्स जो लिक्विड का है वो है F एंड द होल एरिया इज A, देन द प्रेशर जो प्रोड्यूस होगा, दैट प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, ये होगा। सो इसका मतलब ये प्रेशर वो वर्टिकल सरफेस पे लगाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस देखें, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, सो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर सपोज लिक्विड ने ऊपर से एक फोर्स लगाया, करेक्ट, सो एट द सेम टाइम वो होगा क्या कि वो फोर्स और ये एरिया जो डिवाइड होगा, सो फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी अगेन प्रेशर। तो ये जो प्रेशर होता है इसके बारे में हमने अभी फिलहाल के लिए देखा है कि किस तरीके से उन सर्फेसिस के ऊपर ये प्रेशर लगा हुआ रहता है। अब अगर सपोज मैं बोलता हूँ कोई एक कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर ये ऐसा कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है जो भी है, और फिर उसके अंदर अगर कोई एक लेट्स से इस तरीके का सरफेस है लाइक दिस, तो जितना फोर्स यहाँ से आएगा उतना ही फोर्स अंदर से भी आएगा, ठीक है, मतलब उल्टे साइड से भी आएगा, इसलिए दोनों फोर्सेस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। सो होता क्या है कि इसी के बारे में इस डायग्राम में भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किसी कंटेनर के अंदर अगर कहीं ये सरफेस एरिया अगर रखा जाता है तो दोनों तरफ से आने वाला फोर्स उसे क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। सो दिस इज हाउ प्रेशर कंडीशन जो होती है बेसिक वाली वो हम कंसीडर करते हैं। अब जो चैप्टर का मेन पार्ट है, जहाँ से चैप्टर एक्चुअल में शुरू होता है, वहाँ पर हम चले जाते हैं कि अगर कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सामने एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड है, ऊपर की तरफ एयर, नीचे की तरफ वाटर है, पानी। अब अगर हमें देखना है कि एक सर्टन पॉइंट पे कितना प्रेशर आता है लिक्विड की वजह से, तो अब अगर हम यहाँ पर ये कंसिडर करें कि ये एक पॉइंट है यहाँ पर A, और ऊपर के कॉलम के वजह से, इतने कॉलम के वजह से जिसका हाइट है H, उस A पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस A पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा। सो उसके लिए हम डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले आई मस्ट क्लियर दैट यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर आप देख रहे हो वो एक्चुअल में पानी ही है, और उस सिलेंडर के अंदर जितना भी पानी है उसका वेट जो होगा वो उस एरिया पे एक्ट करेगा, मतलब इसका जो वेट रहेगा दैट विल एक्ट ऑन दैट एरिया। आपको भी पता है कि पानी का जो वेट रहेगा दैट विल बी, वेट का तो फॉर्मूला होता है mg। सो ये mg जो होगा दैट इज अ फोर्स और वेट जो उस एरिया के ऊपर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से बेसिकली प्रेशर का जो इक्वेशन होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर वही इक्वेशन हो जाएगा दैट प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, बिकॉज फोर्स इज वेट हियर एंड वेट इज नथिंग बट mg। तो इसीलिए फिर ये इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय एरिया, वेयर m इज मास ऑफ द लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम का या फिर वाटर के कॉलम का, कॉलम मतलब वो जो सिलेंडर उतना दिख रहा है उसके अंदर जो पानी है उसका मास कितना है। सो अभी इस डेरिवेशन को हम प्रॉपरली देखेंगे, जस्ट पे अटेंशन। तो जैसे कि आपको स्लाइड में अब दिख पा रहा है यहाँ पर बॉटम में, दैट फर्स्ट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि मैंने बताया दैट फोर्स इज नथिंग बट वेट, तो इस फोर्स की जगह पर यहाँ पर हम वेट लेंगे, मास इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। सपोज ये एक इक्वेशन है जिसे हम नोट डाउन करके रखेंगे, तो सपोज ये इक्वेशन हमें पता है रेड कलर का। नाउ व्हाट इज मास, जैसे कि हमें मालूम है कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, हमें एक फॉर्मूला मालूम है दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी के लिए सिंबल यहाँ पर इन्होंने रो लिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे,
दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब सबसे सिंपल सवाल ये है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर जो सिलेंडर है, सो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सो वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू हाइट। जनरली कुछ लोग बोलते हैं सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पाई आर स्क्वायर एच जो वॉल्यूम है उसमें जो पाई आर स्क्वायर है वो तो एरिया ही है बेस का, सर्कल है वो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब एरिया इंटू एच। सो वही बात यहाँ पर भी आ जाती है दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज ए एच और डेंसिटी इज रो, जो यहाँ पर उन्होंने दिया है रो। सो वो फॉर्मूला हो जाएगा मास का ए एच रो, मतलब अब ये जो मास है यहाँ पर वो हो जाएगा ए एच रो। तो उस मास की जगह पर अगर हम ए एच रो डाल देते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब ए एच रो इंटू जी डिवाइडेड बाई ए, तो प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, दिस ए एंड दिस ए विल गेट कैंसिल एंड फाइनली द प्रेशर ऑन द बेस दैट इज ए ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h विल बी h रो g। इसका मतलब है द इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज वी कैन से दैट h रो g, मतलब प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने हाइट का कॉलम है, उस लिक्विड का डेंसिटी क्या है और उस प्लैनेट की ग्रेविटी क्या है जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फिर जहाँ पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, क्या आप अर्थ के सरफेस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या आप एक बहुत सारे हाइट पे जाके ऊंचाई पे जाके इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, फिर आप अर्थ के अंदर जाके इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको मालूम है इस हर कंडीशन में ग्रेविटी चेंज होता है। अगर आप दूसरे प्लैनेट पे जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फिर भी ग्रेविटी चेंज होगा, और एज दैट प्रेशर डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। सो आप पानी का कॉलम आपने लिया है या हनी का कॉलम लिया है, यही अगर इमेजिन करते वाटर के बजाय अगर ये हनी होता तो इस ए पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर आता, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ हनी इज मच मोर देन वाटर। ऑल्सो अगर ये कॉलम इतने हाइट का नहीं होता, थोड़े ज़्यादा हाइट का होता सपोज, सो ऑब्वियसली हाइट ज़्यादा होने से प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला इसका है P इज इक्वल टू एच रो जी। तो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिर्फ फॉर्मूले को लर्न मत करो, रटो मत, ठीक है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैसे प्रोपोर्शनलिटीज़ है क्या है, तो फिर आप उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो अभी फिलहाल इस स्लाइड में हमने जो मेन पॉइंट स्टडी किया है वो है कि किसी भी लिक्विड कॉलम का वजह से बेस पे उसके प्रेशर कितना बनता है। अब हम अगले स्लाइड में जब जाएंगे तो इसी के बारे में थोड़ा और अच्छे से स्टडी करेंगे, पे अटेंशन। सो उसी चीज़ को स्टडी करने का ये दूसरा तरीका है, जैसे कि आप फिलहाल इस डायग्राम में अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वही सिलेंडर है, वैसे का वैसा ही। सपोज अब ये जो सिलेंडर है इसका जो बेस है फिलहाल के लिए जो कि ये है, इसका जो ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब सरफेस, जो बॉटम वेसल का सरफेस है वहाँ से जो हाइट है सपोज दैट इज x2, और जो टॉप ऑफ द सिलेंडर है उसका जो हाइट है सपोज दैट इज x1। तो ये जो है दैट इज x2 एंड ये जो है यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है x1। सो अगर मैं सवाल पूछता हूँ व्हाट इज x1 माइनस x2, सो आप बोलोगे सर ये जो बड़ा वाला लाइन है उसमें से ये छोटा वाला लाइन जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब है ये हमें हाइट मिलेगा। इन शॉर्ट हियर x1 माइनस x2 इज नथिंग बट हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम। सो ये हमें अब याद रखना है। अब हम जाएंगे आगे, पे अटेंशन। होगा क्या, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो अपर सरफेस है इसके ऊपर से जो लिक्विड आएगा, जो ऊपर लिक्विड है ये पूरा का पूरा जो भी है, उसका एक फोर्स बनेगा, सो दैट विल बी F1 एज वेल एज। आपको मालूम है प्रेशर तो हर डायरेक्शन से लगता है, फोर्स तो हर डायरेक्शन से लगता है, इसलिए जो बॉटम है उस सरफेस पे यहाँ से फोर्स लगेगा लाइक दिस, एंड दैट फोर्स विल बी F2 जो कि बॉटम लिक्विड की तरफ से भी लग रहा है यहाँ पर। सो फोर्स तो हर जगह से लगेगा और वो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, एज वेल एज ये जो खुद लिक्विड कॉलम है उसका जो वेट रहेगा दैट विल बी mg, जो कि आपको दिख रहा है। अब अगर हम देखें दो फोर्सेज डाउनवर्ड है F1 और mg और एक फोर्स अपवर्ड है F2। सो बाय इक्विलिब्रियम अगर हम कंसीडर करते हैं, सो इक्विलिब्रियम की वजह से जो इक्वेशन बनेगा टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, हेंस द इक्वेशन विल बिकम F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। अब जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, व्हाई, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो इफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया देन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो बाय दैट लॉजिक F1 is nothing but P1A and F2 is nothing but P2A। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम रिस्पेक्टिव जगह पर अगर पुटअप करते हैं तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेंगे। प्लस हमें पता है कि थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था दैट मास ऑफ द लिक्विड कॉलम, ये जो मास है वो है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
सो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हम पीछे के इक्वेशन में स्टडी कर चुके हैं, तो इसी को हम अब आगे लेके जाएंगे। सो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो ठीक है, व्हाट इज़ वॉल्यूम, वो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा हुआ है। वॉल्यूम इज़ नथिंग बट एरिया इंटू हाइट। सो वॉल्यूम की जगह पर अब आ जाएगा वॉल्यूम इज़ नथिंग बट एरिया इंटू हाइट, और हाइट क्या है मैंने बताया था आपको एग्जैक्टली x1 माइनस x2। सो इन शॉर्ट दिस मास इज़ नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड दैट वॉल्यूम इज़ एरिया इंटू x1 माइनस x2। अब होगा क्या, सिंपल सी बात है, F1 की जो ये वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, F2 की जो ये वैल्यू है वो F2 में पुटअप करेंगे, और मास की ये जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो ये तीनों वैल्यू जैसे ही हम पुटअप करेंगे हमारा जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। P2A इज इक्वल टू P1A प्लस रो ए जी x1 माइनस x2। ऑफकोर्स ए कॉमन है तो वो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, और आपका इक्वेशन बनेगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2। एज यू नो दैट x1 माइनस x2 इज h। सो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी h, ये इक्वेशन बन सकता है जो कि टोटली करेक्ट इक्वेशन है। अब अगर हम बात करते हैं टू फाइंड प्रेशर P एट अ डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस, तो अगर हम बोले कि सपोज अगर कोई लिक्विड सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम निकालता हूँ, पे अटेंशन, सपोज ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड है, उसमें अगर हम सरफेस से ही अगर एक कोई सिलेंडर कंसीडर करें लाइक दिस, सरफेस से। सो अब अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इस बॉटम में कितना प्रेशर है, तो आपका इक्वेशन आएगा P2 मतलब यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू P1 मतलब यहाँ का प्रेशर प्लस रो जी एच मतलब ये हाइट कंसिडर होगी। बट हमें ये समझना चाहिए कि ये जो पोजीशन है P1 की, ये तो लिक्विड सरफेस के साथ ही लगा हुआ है, तो उस वक्त उस सरफेस पे कौन सा प्रेशर होगा। तो आप अगर इमेजिन करते हो आपके पास अगर आपने कोई एक ग्लास लिया है, उसके अंदर पानी भरा है आपने, तो पानी के सरफेस पे कौन सा प्रेशर है, ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है जब आपका लिक्विड कॉलम का अपर सरफेस लिक्विड सरफेस के साथ कोइंसाइड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया अभी, तो उस वक्त जो P1 होगा दैट P1 विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज उस वक्त उसके ऊपर कोई और लिक्विड नहीं है, मतलब डायरेक्टली एटमॉस्फेयर है, सो इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इन दैट केस आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा प्रेशर, जिसने P2 का जगह लिया है, P1 की जगह लिया PO ने, व्हाट इज PO, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड रो जी x1 माइनस x2 इज रो जी एच। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर वन स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो ये है, PO इज द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर विच एक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, एंड H रो जी द प्रेशर, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ h। इन शॉर्ट मुद्दे की बात जो है यहाँ पर जो समझने लायक बात है कि जब भी ये जो इमेजिनरी सिलेंडर आप कंसीडर करोगे, उस इमेजिनरी सिलेंडर का अगर अपर सरफेस लिक्विड के सरफेस से थोड़ा नीचे है, जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल आपको दिख रहा है, तो आपको P1 कंसीडर करना पड़ेगा जो भी प्रेशर लिक्विड का आएगा, और एटमॉस्फेयर का भी कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज लिक्विड का तो प्रेशर है ही, प्लस ऊपर से एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है। इन शॉर्ट जब हम बात करेंगे P1 की, सो P1 में इस लिक्विड का प्रेशर तो आएगा ही, प्लस ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर आएगा। बट अगर ये सरफेस जो है जो आपको नज़र आ रहा है फिलहाल यहाँ पर, ये अगर ऑलरेडी सरफेस ऑफ लिक्विड से ही जुड़ा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली इस सरफेस पे ऊपर से अब कोई लिक्विड नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेयर है। इसलिए जब हम P1 की बात करेंगे सो वो रहेगा सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये मुझे बताना था यहाँ पर, प्रेशर ड्यू टू इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड। आपको इसको प्रॉपर तरीके से अब अंडरस्टैंड करना है, सुनना इसे वापस से, और फिर हम इसके आगे वाला जो कंटेंट है प्रेशर स्टडीज़ के बारे में उसके लिए जाएंगे। सो ओवरऑल हमने अब इस लेक्चर में स्टडी किया है कि किस तरीके से लिक्विड कंटेनर के ऊपर अंदर से या फिर कंटेनर के अंदर से लिक्विड के बेस पे कितना प्रेशर आता है, फॉर्मूला है रो जी एच। लेकिन अगर हम अपर और लोअर सर्फेसेस कंसीडर करें तो उस वक्त वो जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। सो ये हमने स्टडी किया है, आप इसको प्रॉपर तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए।